नमस्कार बच्चों। कक्षा छठी हिंदी वसंत भाग 1 के तीसरे पाठ नाथन दोस्त में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। बहुत ही सरल भाषा में है और इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं कि बच्चे छोटी छोटी नादानियाँ कर देते हैं जिनकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले बड़े बुजुर्गों की सहमति उन्हें अवश्य लेनी चाहिए। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निस कहते हैं छत, मान लीजिए छत का मतलब जो ऊपर कमरे के अंदर जो टांड होती है वहाँ पर। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के पास पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। सुध मतलब ध्यान। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। क्यों? न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ये मैंने बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि ये अभ्यास में एक प्रश्न आएगा जिसका उत्तर सीधा यही है। श्यामा बोलती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे तुरंत से। ये बच्चों की जिज्ञासा को दिखा रहा है कि बच्चों के मन में कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। तो माता पिता और घर के जो सदस्य हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के मन के प्रश्नों का जवाब अवश्य मिले। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ न जवाब दे सकता था। पेचीदा सवाल, जटिल सवाल, कठिन सवाल। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्वेरी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, अधीर बेचैन। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का सवाल, उनको खाने की व्यवस्था का सवाल। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके, अनुमान करके दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब बात पर मोहर लग गई। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लग गए, बड़े मजे से, आनंद से। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। चांदनी मतलब टोकरी पर उड़ाने के लिए कपड़ा। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा, समस्या में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़े फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई।
केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, सहारा कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब आप देख रहे हैं, बच्चों की जिज्ञासाओं को जब बड़े शांत नहीं करते हैं तो बच्चे आपस में ही तरीके निकालते हैं। अब दूसरा भाग। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। सिटकनी कुंडी। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लग गईं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। ये पिक्चर में देखिए आप। अब बच्चे कितना रिस्क उठाते हैं। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब देखिए, वो पानी के लिए, प्यास के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, भूख के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, धूप के लिए चिथड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके, परत करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखाऊंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, आहिस्ता धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमें भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब यहाँ पर देखो मनोविज्ञान निकल रहा है। बहन भाइयों में जो बड़ा भाई होता है वो किस अधिकार से देखिए बातें कर रहे हैं। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर नहीं हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आई। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर भरोसा नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। कसूर मतलब अपराध, इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, पंखे से हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी।
लू मतलब गर्म हवा, एक्सट्रीम हीट। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तीसरा हिस्सा, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक अचानक, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था। ताकने लगी, देखने लगी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, दुखी आवाज में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, उजला उजला सफेद सफेद, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, डंडा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली खड़ा रहना मतलब सिर नीचे करके अपराध स्वीकार करना। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती मतलब गर्म करती, उन्हें अपनी गर्माहट देती और गर्माहट देने से ही बच्चे अंडों में से बच्चे निकलते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में प्रयास में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो इस पाठ में आप देखा आपने कि बच्चों का उद्देश्य सही था। वो चिड़िया की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन एक जगह वो गलत थे कि उन्होंने अपने से बड़े बुजुर्ग की या अपने माता पिता की उसमें सहायता नहीं ली और एक बड़े पाप के भागी हुए और उनसे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी प्रकार से हम भी जो बच्चों की जिज्ञासा को जानने का प्रयास करें और उनका उत्तर दें। तो आपका कार्य है इस पाठ के कठिन शब्दों को लिख लेना। इसके आगे चलते हैं। ये प्रश्न है, इनके उत्तर आप धीरे धीरे करेंगे और इसके आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। पहले आप खुद ढूंढें। अंडों के बारे में केशव के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? इसको मैंने आगे हाईलाइट किया है। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव ने और श्यामा ने अंडों की चिड़ियों की रक्षा की थी या नादानी की थी? जो मैंने बोल्ड किए वो मुख्य प्रश्न है। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसको कोई और नया शीर्षक देना चाहते हो तो क्या दोगे? केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? तो ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ ऐसे में तुम्हारे मन में कौन कौन से सवाल उठे थे। अब इस पाठ की मुख्य बात व्याकरण। इस पाठ में 3-4 मुख्य व्याकरण है, उस पर जरा फोकस कीजिए। पहली, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? तो आप लिखेंगे, आप पहले हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये पहला सेंटेंस। फिर इसी के नीचे
आप नरेंद्र मोदी जी की जगह क्या लिखेंगे, वे बहुत अच्छे हैं या वे बहुत अच्छे नेता हैं। अब देखिए, हमने नाम की जगह जब वे शब्द प्रयोग कर दिया, अर्थ में अंतर नहीं आया, वे से मतलब पता चल रहा है वो मोदी जी हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं, यह, वह, ये सब क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बार बार वो शब्द रिपीट नहीं होता और अर्थबोध में पूरा होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है कि या तो कोई आदमी कहने वाला, जैसे मैं, तो मैं वाले शब्द, या कोई सुनने वाला कि आप, और या कोई और तीसरा आदमी जैसे वह। तो ध्यान देंगे, वह, आप और मैं, तीनों तरह के जो सर्वनाम आते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब एक इसको उदाहरण देखें। ये एक पैराग्राफ है, इसमें कहाँ कहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम आया है मैंने बोल्ड कर दिया है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे खाना देंगे? अब आप देख रहे हैं, जो मुझे और मैं है वो तो उत्तम पुरुष है, मतलब जब खुद के बारे में बता रहे हैं। जब आप हम कह रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष है, और जब उसने कह रहे हैं तो वो प्रथम पुरुष है। ठीक है, तो ध्यान दें, जब मैं से संबंधित सर्वनाम, जब आप से संबंधित सर्वनाम, और जब वह से संबंधित सर्वनाम हो, तो आप सीधा सर्वनाम की परिभाषा लिख करके, ये पंक्ति इसमें आ रही है कि ये, एक मिनट, ये पंक्ति इसमें आ रही है, जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। आप इतना ही लिख लें, और आप इसके उदाहरण में आप जिन शब्दों को मैंने बोल्ड किया है उनको कर लें। दूसरी व्याकरण देखिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? वाचक मतलब बताने वाला, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। तो मेरे साथ बोलिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और उसकी जो विशेषता होती है उसको कहते हैं विशेषण। और वह विशेषता अगर किसी के गुण को या किसी के अवगुण को बता रही है तो वो क्या कहलाती है? गुणवाचक विशेषण। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। विशेष्य की या किसी भी नाम की या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और वो अगर गुण को बता रहे हैं या अवगुण को बता रहे हैं तो वो क्या? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए 3 उदाहरण दिए। तगड़े बच्चे, किसके बारे में बता रहे हैं? बच्चे। तो बच्चे हो गए आपका विशेष्य, और इसके बारे में क्या है? तगड़े। अब तगड़ा एक गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला उदाहरण देखिए, मसालेदार सब्जी, किसके बारे में बता रहे हैं? सब्जी के बारे में, तो सब्जी क्या हो गया? विशेष्य, और इसकी विशेषता क्या है? मसालेदार। अब मसालेदार एक अच्छा ही है। बड़ा अंडा, किसके बारे में बता रहे हैं? अंडा, तो अंडा क्या हो गया? विशेष्य, और उसके बारे में क्या बता रहे हैं? कि बड़ा, तो बड़ा क्या है? एक गुण है। आगे चलिए, तो पहली व्याकरण पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरी व्याकरण हो गई आपकी गुणवाचक विशेषण। तीसरा चलिए, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो मेरे साथ बोलेंगे या आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप लिखेंगे कि क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। दोबारा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और रीति का अर्थ क्या होता है? रीति का अर्थ होता है प्रकार। तो यहां देखिए, ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। तो आप समझिए सीधा सीधा कि क्रिया का जो आंसर होता है वही क्रिया विशेषण होता है। जैसे केशव ने झुंझलाकर कहा, तो क्या है? कहा, ये क्रिया है। अब प्रश्न है कैसे कहा?
तो झुंझलाकर, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला, तो ये हो गया क्रिया। कैसे बोला? बनाकर। केशव घबराकर उठा, क्रिया उठा। कैसे उठा? घबराकर, तो ये क्रिया विशेषण। आगे चलें। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, कहा कैसे कहा? टिकाकर, क्रिया होगी। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, क्रिया कहा। कैसे कहा? गिड़गिड़ाकर कहा। तो ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। अगली और अंतिम व्याकरण देखें, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? रुकने के निशान। हम पढ़ते समय किसी किसी विशेष जगह पर रुकते हैं तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, और इनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर इनको हम गलत प्रयोग कर देते हैं तो अनर्थ हो जाता है। जैसे कोई आदमी भाग रहा है चोर से, कोई चोर भाग रहा है पुलिस से। अब पुलिस ने कहा कि पकड़ो, अब कोमा लगा दिया और फिर कहते भागो मत, तो इसका मतलब यह है कि लोगों से वो कह रहे हैं पकड़ो, और अचानक उन्होंने कोमा अगर मत के बाद लगा दिया तो वह पकड़ो मत भागो। तो एक कोमा लगाने से ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए विराम चिन्हों का जानना बहुत जरूरी है। विराम चिन्ह मतलब कहां पर रुकना है, उसके निशान। तो ये एक पैराग्राफ है जिसमें आपको निशान लगाने हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, तो यहां फुल स्टॉप लग जाएगा, मतलब पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, कौमा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, यहां पर डैश लगेगा, हाइफन। खोमचे वाले, अब यहां पर संबोधन चिन्ह लगेगा। संबोधन चिन्ह क्या है? संबोधन चिन्ह है ये वाला, नीचे बिंदी, बुलाने वाला निशान। खोमचे वाला कहिए, क्या दूं? अब यहां क्या दूं के बाद क्वेश्चन मार्क। भूख लग आई ना, क्वेश्चन मार्क। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, कोमा। हमारा आपका नहीं, मोटेराम। अब मोटेराम के बाद मोटेराम किसी को बुला रहे हैं तो यहां आएगा ये वाला निशान, बुलाने वाला। एक डंडा खींच करके उसके नीचे पॉइंट लगाना है। अबे क्या कहता है, कोमा। यहां क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने भर पड़े रहें और भूख न लगे, पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, पूर्ण विराम। देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, क्वेश्चन मार्क। मुझे भय होता है, पूर्ण विराम। तो ये आपका जो है चौथी व्याकरण पूरी हो गई। और ये एक एक्टिविटी है कि गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है, अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय लिखकर बताऊं। आप इसको सिंपल लेटर फॉर्मेट में कॉपी में भी लिख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप कहानी को पढ़ें, उसके कठिन शब्दों को लिखें, उसके प्रश्न उत्तर लिखें, और जो मैंने आपको 4 व्याकरण बताई हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथे विराम चिन्ह, इनको आप हेडिंग, परिभाषा, उदाहरण के साथ अवश्य लिखें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको यह पाठ पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई समस्या हो या आप कुछ और मेरे से बात इस बारे में शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।